नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास असाइनमेंट ऑन क्लिक से आया हुआ एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक है। हाँ। सोर्स है द इसेंशियल आर्किटेक्ट का एक लेख जिसमें 10 सबसे जरूरी जावा फ्रेमवर्क्स की बात की गई है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन है इन फ्रेमवर्क्स की दुनिया को समझना ताकि असाइनमेंट ऑन क्लिक अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए एक सही फैसला ले सके। और ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, ये भी मानना पड़ेगा। हाँ। जावा देखिए दशकों से हैं, लेकिन ये फ्रेमवर्क ही हैं जो इसे आज भी इतना पावरफुल और रेलेवेंट बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और यहीं से शुरू करते हैं। जावा अपने आप में एक बहुत मजबूत भाषा है। तो फिर हमें इन फ्रेमवर्क्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है? हाँ। ये एक एक्स्ट्रा लेयर क्यों? इसे ऐसे सोचिए कि आप एक घर बना रही हैं। ठीक है। आप चाहें तो जंगल जाकर लकड़ी काट सकते हैं, उससे तख्ते बना सकते हैं और फिर घर बना सकते हैं। बहुत मेहनत वाला काम है। हाँ। या फिर आप एक हार्डवेयर स्टोर से पहले से कटे हुए तख्ते, स्क्रू और एक ब्लूप्रिंट ले सकते हैं। अच्छा। फ्रेमवर्क वो हार्डवेयर स्टोर और ब्लूप्रिंट है। वो आपको रीयूजेबल कोड और एक स्ट्रक्चर देते हैं ताकि आपको हर बार व्हील रीइन्वेंट न करना पड़े। तो आपका ध्यान घर की डिजाइन पर होता है ना कि लकड़ी काटने पर? बिल्कुल। आपका ध्यान उसे यूनिक बनाने पर होता है। बढ़िया एनालॉजी है। तो चलिए इस हार्डवेयर स्टोर के सबसे बड़े और सबसे मशहूर सेक्शन से शुरू करते हैं। हाँ। जाहिर है पहला नाम स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही आता है। ये जावा की दुनिया का 800 पाउंड गोरिल्ला है। बिल्कुल है। लेकिन सिर्फ बड़ा होना ही तो काफी नहीं है। इसकी असली ताकत क्या है? देखिए, इसकी असली ताकत है इसका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं है? नहीं, स्प्रिंग सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं है, ये फ्रेमवर्क्स का एक पूरा परिवार है। और ये बड़े कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया है। ओके। इसका कोर फीचर है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि ये आपके एप्लीकेशन के अलग अलग हिस्सों को लूजली कपल्ड रखता है। मतलब एक दूसरे से चिपके हुए नहीं? हाँ, बिल्कुल। इससे कोड को टेस्ट करना, मैनेज करना और बाद में बदलना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये एक तरह से एप्लीकेशन का सेंट्रल मैनेजर है जो तय करता है कि कौन सा हिस्सा कब किससे बात करेगा। बिल्कुल, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और सोर्स में स्प्रिंग बूट का भी जिक्र है जो कहता है कि वो इस पूरी प्रक्रिया को और भी आसान बना देता है। हाँ, स्प्रिंग बूट तो एक गेम चेंजर रहा है। अगर स्प्रिंग एक बड़ा टूल बॉक्स है, तो स्प्रिंग बूट उस टूल बॉक्स के साथ एक एक्सपर्ट मैकेनिक है जो आपके लिए ज्यादातर काम कर देता है। अच्छा। ये कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन पर चलता है। मतलब ये मानकर चलता है कि आप कुछ चीजें एक स्टैंडर्ड तरीके से ही करेंगे और उसके लिए ये सारी सेटिंग खुद कर लेता है। तो डेवलपर को घंटों तक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में सिर नहीं खपाना पड़ता? बिल्कुल नहीं। आप लिटरली मिनटों में एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन चला सकते हैं। ठीक है। तो स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट ने एप्लीकेशन का लॉजिक और बैकएंड संभाल लिया। हाँ। लेकिन हर एप्लीकेशन में डेटा होता है और डेटा को डेटाबेस में रखना पड़ता है। यहीं पर हमेशा मुश्किल आती है। हाँ, ये क्लासिक प्रॉब्लम है। जावा के ऑब्जेक्ट्स और एसक्यूएल की टेबल्स, ये दो बिल्कुल अलग दुनिया है। मुझे लगता है हाइबरनेट ऐसी मुश्किल को हल करता है। एग्जैक्टली। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हाइबरनेट एक ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग यानी ORM टूल है। ORM? ये इन दो अलग दुनियाओं के बीच एक ट्रांसलेटर का काम करता है। डेवलपर को अब सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर जैसी एसक्यूएल क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। वो बस जावा के ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं, जैसे यूजर.save या product.getById। और हाइबरनेट पर्दे के पीछे ये सारा काम एसक्यूएल में ट्रांसलेट करके डेटाबेस से बात कर लेता है। इससे तो डेवलपर्स की जिंदगी बहुत आसान हो जाती होगी। बहुत ज्यादा। और गलतियां होने की गुंजाइश भी कम हो जाती होगी, है ना? बिल्कुल। साथ ही हाइबरनेट कैशिंग जैसी चीजें भी हैंडल करता है। कैशिंग? हाँ, अगर कोई डेटा बार बार चाहिए तो वो उसे मेमोरी में रख लेता है ताकि हर बार डेटाबेस के पास ना जाना पड़े। इससे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जबरदस्त तरीके से सुधर जाती है। ठीक है। तो बैकएंड लॉजिक के लिए स्प्रिंग, डेटाबेस के लिए हाइबरनेट। अब उस हिस्से की बात करते हैं जो यूजर को दिखता है, यूजर इंटरफेस। हाँ, फ्रंट एंड। हमारे सोर्स में अपाचे स्ट्रट्स और जावा सर्वर फेसेस यानी JSF का जिक्र है। ये दोनों ही UI बनाने के लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हाँ, ये दो अलग अलग पीढ़ियों और फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं। अपाचे स्ट्रट्स क्लासिक MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न पर आधारित है। MVC? ये लॉजिक, डेटा और प्रेजेंटेशन को सख्ती से अलग रखता है। बड़े एप्लीकेशंस में इससे कोड ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और JSF? वही JSF एक कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है। ये आपको प्री बिल्ड UI कंपोनेंट्स जैसे कैलेंडर, डेटा टेबल, बटन वगैरह देता है।
लेगो ब्लॉक्स की तरह। बिल्कुल, आप बस इन कंपोनेंट्स को जोड़कर अपना यूआई बना लेते हैं। तो स्प्रिंग और हाइबरनेट जैसे बड़े मजबूत फ्रेमवर्क्स एक एसयूवी की तरह है जो हर काम कर सकती हैं। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ शहर में तेजी से घूमने के लिए एक छोटी फुर्तीली स्पोर्ट्स बाइक चाहिए हो, अच्छा सवाल है। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जहां रफ्तार और डेवलपर की प्रोडक्टिविटी सबसे जरूरी है, क्या इकोसिस्टम में वैसा भी कुछ है? बिल्कुल है, और यहीं पर ग्रेल्स जैसे फ्रेमवर्क आते हैं। ग्रेल्स ग्रूवी भाषा का इस्तेमाल करता है जो खुद जावा पर ही चलती है। जेवीएम पर। हाँ, इसका मूल मंत्र भी कन्वेंशन और कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये इसे स्प्रिंग बूट से भी एक कदम आगे ले जाता है। इसमें स्कैफोल्डिंग जैसी चीजें होती हैं जहां आप एक सिंपल कमांड से अपने डेटा मॉडल के लिए पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस जनरेट कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब प्रोटोटाइप बहुत जल्दी बन सकता है। हाँ, रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए एक कमाल की चीज है। कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि फ्रेमवर्क सब कुछ खूब कर ले, लेकिन क्या इससे डेवलपर का कंट्रोल कम नहीं हो जाता? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है, क्या होगा अगर आपको कुछ ऐसा करना हो जो कन्वेंशन से हट करो? और यही इसका ट्रेड ऑफ है। देखिए, 80% स्टैंडर्ड कामों के लिए आपकी रफ्तार 10 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन उस 20% कस्टम काम के लिए आपको फ्रेमवर्क के अंदर जाकर चीजें बदलनी पड़ती हैं, जो कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि ये जावा इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो आप किसी भी जावा लाइब्रेरी को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलता है। एक आम डेवलपर के लिए या असाइनमेंट ऑन क्लिक के लिए इसके क्या मायने हैं? उन्हें क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि उनका फ्रेमवर्क रिएक्टिव है या नहीं? बहुत जरूरी सवाल है। इसे एक रेस्टोरेंट की एनालॉजी से समझते हैं। बताइए। एक नॉन रिएक्टिव या ब्लॉकिंग सिस्टम एक ऐसे वेटर की तरह है जो एक टेबल का ऑर्डर लेता है, किचन में देता है और फिर वहीं इंतजार करता है जब तक कि खाना बनकर तैयार ना हो जाए। तब तक बाकी टेबल्स इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, तब तक वो कोई और काम नहीं कर सकता। अब सोचिए, एक रिएक्टिव वेटर है। ठीक है। वो एक टेबल से ऑर्डर लेता है, किचन को पास करता है और तुरंत दूसरी टेबल का ऑर्डर लेने चला जाता है। जब पहली टेबल का खाना तैयार होता है तो किचन उसे बता देता है और वो खाना सर्व कर देता है। तो वो एक ही समय में कहीं ज्यादा ग्राहकों को संभाल सकता है। एग्जैक्टली। वाह, तो प्ले फ्रेमवर्क उस दूसरे वेटर की तरह है। वो एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि एक साथ हजारों रिक्वेस्ट्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। बिल्कुल, आज की दुनिया में जहां एप्लीकेशंस को रियल टाइम में लाखों यूजर्स को हैंडल करना होता है, जैसे कोई लाइव गेमिंग ऐप या स्ट्रीमिंग सर्विस, वहां ये नॉन ब्लॉकिंग रिएक्टिव आर्किटेक्चर बहुत जरूरी हो जाता है। और डेवलपर्स के लिए भी कुछ फायदा है। हाँ, उनके लिए इसका एक और फायदा है, हॉट रीलोडिंग फीचर। आप कोड में बदलाव करते हैं और बिना सर्वर को रीस्टार्ट किए तुरंत ब्राउजर में उसका असर देख सकते हैं। इससे तो बहुत समय बचता होगा। बहुत ज्यादा। ठीक है, अब एक और फ्रेमवर्क है जो इसी कैटेगरी में है, लेकिन उसकी सोच थोड़ी अलग है। अपाचे विकेट। हाँ, विकेट ये कहता है कि XML या दूसरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को भूल जाओ और अपना UI भी प्योर जावा कोड में लिखो। ये तो एक बहुत ही रेडिकल आइडिया लगता है। हाँ, ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। कई फ्रेमवर्क्स में आपको लॉजिक के लिए जावा, स्ट्रक्चर के लिए XML और स्टाइलिंग के लिए CSS, HTML के बीच कूदते रहना पड़ता है। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत होता है। हाँ, विकेट का फिलॉसफी है कि जब एप्लीकेशन का लॉजिक जावा में है तो UI का लॉजिक भी जावा में ही क्यों ना हो। सब कुछ एक जगह। इससे सब कुछ एक जगह रहता है, कोड ज्यादा क्लीन और मेंटेनेबल होता है। तो हमने बड़े खिलाड़ी देखे, फिर रफ्तार पर केंद्रित फ्रेमवर्क देखे, लेकिन आज की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया तो माइक्रो सर्विसेज के इर्द गिर्द घूम रही है। हाँ, ये आज का ट्रेंड है। क्या स्प्रिंग जैसा बड़ा फ्रेमवर्क एक छोटी सी सिंगल पर्पस माइक्रो सर्विस के लिए ओवरकिल नहीं है? बिल्कुल है। एक छोटे से काम के लिए पूरी फैक्ट्री खड़ी करना समझदारी नहीं है। तो इसका क्या हल है? और यहीं पर ड्रॉप विजार्ड जैसे हल्के और स्पेशलाइज फ्रेमवर्क की एंट्री होती है। ड्रॉप विजार्ड का मकसद कोई नई चीज बनाना नहीं है। अच्छा, इसका काम है इंडस्ट्री की सबसे अच्छी और स्टेबल लाइब्रेरीज को, जैसे सर्वर के लिए जेटी, रेस्ट के लिए जर्सी और जेसन के लिए जैक्सन, को एक साथ एक पैकेज में बांधना। तो ये कुछ नया करने की बजाय जो चीजें पहले से ही बहुत अच्छी हैं उन्हें स्मार्टली पैकेज कर रहा है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। बहुत ज्यादा। और ये प्रोडक्शन रेडी फीचर्स के साथ आता है, जैसे हेल्थ चेक्स, मेट्रिक्स, लॉगिंग, वो सारी चीजें जो आपको एक सर्विस को चलाने और मॉनिटर करने के लिए चाहिए। तो डेवलपर को इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं करनी पड़ती। नहीं, वो सीधा बिजनेस लॉजिक लिखने पर फोकस कर सकता है। माइक्रो सर्विसेज बनाने के लिए ये एक शानदार विकल्प है। अब आते हैं उस फ्रेमवर्क पर जो मुझे इस लिस्ट में सबसे अनोखा लगा,
वार्डन। वार्डन। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। सोर्स कहता है कि आप पूरा का पूरा यूआई सिर्फ जावा में बना सकते हैं, बिना HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट की एक भी लाइन लिखे। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ये कैसे मुमकिन है? ये जादू जैसा लगता है, पर है नहीं। इसमें कोई कैच तो होगा? वार्डन की आर्किटेक्चर बहुत क्लेवर है। डेवलपर सर्वर पर प्योर जावा में यूआई कंपोनेंट्स बनाता है, जैसे न्यू बटन, क्लिक मी। ओके। और वार्डन फ्रेमवर्क अपने आप ब्राउजर के लिए ज़रूरी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जनरेट कर देता है, और सर्वर क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन को भी मैनेज करता है। तो इसका मतलब एक ही डेवलपर जिसे सिर्फ जावा आती है, वो पूरा एप्लीकेशन बना सकता है, बिना फ्रंट एंड और बैक एंड की टीमों में बटे हुए। बिल्कुल। ये तो छोटी टीमों या बैक एंड हैवी टीमों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। यही इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। ये उन टीमों के लिए बनाया गया है जो फ्रंट एंड की जटिलताओं से बचना चाहती हैं। लेकिन कैच क्या है? कैच ये है, क्योंकि फ्रेमवर्क सब कुछ खुद मैनेज कर रहा है, तो यूआई पर आपका फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। अगर आपको कोई बहुत ही कस्टम पिक्सल परफेक्ट डिजाइन बनाना है, तो शायद वार्डन आपको थोड़ा बंदिश में महसूस कराए। समझ गई। और अब आखिर में J-Hipster। J-Hipster। सो इसे सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं, बल्कि एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म कहता है। पहले तो मुझे ये सिर्फ मार्केटिंग का शब्द लगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ और बात है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी फर्क है। अब तक हमने जिन चीजों की बात की, वे औजार थे जिनसे आप कुछ बनाते हैं। हाँ, टूल्स। J-Hipster वो औजार नहीं है, वो पूरी असेंबली लाइन है। ये असल में एक कोड जनरेटर है। 1 मिनट, कोड जनरेटर मतलब ये हमारे लिए कोड लिखता है? हाँ, आप J-Hipster को बताती हैं कि आपको किस तरह का एप्लीकेशन चाहिए, मोनोलिथ या माइक्रो सर्विसेज, डेटाबेस कौन सा इस्तेमाल करना है, फ्रंट एंड पर एंगुलर, रिएक्ट या व्यू चाहिए। आप उसे अपनी जरूरतें बताते हैं। हाँ, आप ये सारे ऑप्शन चुनते हैं और J-Hipster आपके लिए एक पूरा प्रोडक्शन रेडी, चलने लायक प्रोजेक्ट जनरेट कर देता है। वो सिर्फ कोड ही नहीं बनाता, बल्कि टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, डॉकर कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ तैयार करके देता है। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक औजार नहीं है, ये तो पूरी फैक्ट्री दे रहा है। आप बस ऑर्डर दो और ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट तैयार कर देता है। बिल्कुल, ये डेवलपमेंट का नजरिया ही बदल देता है। ये एक फ्रेमवर्क से कहीं ज्यादा है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा के बाद अगर हमें असाइनमेंट ऑन क्लिक को कोई सलाह देनी हो, तो ये साफ है कि कोई एक सबसे अच्छा फ्रेमवर्क नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा सवाल हो गया कि सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है? भाई, आपको सामान ढोना है, रेस करनी है या परिवार के साथ घूमने जाना है? आपने एकदम सही कंक्लूजन निकाला है। सही फ्रेमवर्क का चुनाव पूरी तरह से प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 4 मुख्य सवाल हैं। पहला, एप्लीकेशन का टाइप क्या है? दूसरा, स्केलेबिलिटी की ज़रूरतें क्या हैं? तीसरा, आपकी टीम की स्किल्स क्या हैं? और चौथा, आप कितनी तेजी से डिलीवर करना चाहती हैं। और सोर्स ये भी कहता है कि एक से ज्यादा फ्रेमवर्क सीखना फायदेमंद है। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपकी बात सुनकर लगता है कि ये जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। आपके टूल बॉक्स में सिर्फ एक हथौड़ा होगा तो हर समस्या कील ही नजर आएगी। बिल्कुल। असाइनमेंट ऑन क्लिक के लिए अगर उन्हें एक तेजी से बनने वाला फुल स्टैक एप्लीकेशन चाहिए, तो J-Hipster एक शानदार शुरुआती बिंदु हो सकता है। और माइक्रो सर्विसेज के लिए अगर वे हल्की माइक्रो सर्विसेज बना रहे हैं, तो ड्रॉप विजार्ड एक बेहतरीन विकल्प है। और वार्डन? और अगर उनकी टीम मुख्य रूप से जावा डेवलपर से बनी है और वे यूआई की झंझट से बचना चाहते हैं, तो वार्डन उनकी जिंदगी आसान कर सकता है। और बड़े जटिल सिस्टम्स के लिए स्प्रिंग तो है ही। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि जावा का इकोसिस्टम बहुत विशाल और जिंदा है। जिंदा है, बिल्कुल। ये फ्रेमवर्क सिर्फ कोड नहीं है, बल्कि ये अलग अलग समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए गए अलग अलग फिलॉसफी वाले औजार हैं। सही बात है। और किसी भी अच्छे कारीगर की तरह सही औजार चुनने से पहले अपने काम को अच्छी तरह समझना सबसे जरूरी है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। बताइए। हमने आज इन 10 फ्रेमवर्क्स की बात की जो आज के समय में रेलेवेंट हैं। हमने देखा कि कैसे J-Hipster जैसे प्लेटफॉर्म्स फ्रेमवर्क के आइडिया को एक नए लेवल पर ले जा रहे हैं। हाँ। पर अब एक दिलचस्प सवाल उभर रहा है, AI पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट्स का उदय फ्रेमवर्क की परिभाषा को कैसे बदलेगा? बहुत दिलचस्प सवाल है। अभी हम पहले से बनी बनाई संरचनाओं का इस्तेमाल करते हैं। क्या भविष्य में हम हर नए प्रोजेक्ट के लिए AI से अपनी जरूरतों के हिसाब से एक बिल्कुल नई बिस्पोक संरचना जनरेट करवाएंगे? और अगर ऐसा होता है, तो क्या ये फ्रेमवर्क्स जिनकी हमने आज बात की धीरे-धीरे अप्रासंगिक हो जाएंगे?